हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 में दो टॉपिक्स कवर करे थे। वन वाज द अडेप्टेशंस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन स्टडी की थी। देन वी हैड स्टडीड 4 डिफरेंट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। उसमें हमने बर्थ रेट स्टडी किया था, डेथ रेट था, सेक्स रेशियो था, एज पिरामिड था। नाउ वी आर स्टडिंग विद नेक्स्ट, वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि हमें डिफरेंट मेथड स्टडी करने हैं टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो दीज आर सम ऑफ द फ्यू मेथड्स विच वी हैव टू डिस्कस। इसमें सबसे फर्स्ट जो मेथड है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन एरिया, तो फर्स्ट जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो ऑब्वियसली फार्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब एक्चुअली वो वाला जो हमारा प्रैक्टिकल था पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, प्लांट फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कैंसिल हो गया, अदरवाइज हम उसमें ये करते ही थे। तो अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो सिंपली वी कैन यूज़ द फार्मूला कि उस प्लेस को जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमने एरिया सिलेक्ट किया है, उसमें हम जिस भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, जैसे लेट्स से कि हम किसी फॉरेस्ट में देवदार, अगर हिमाचल साइड का है, देवदार प्लांट का नंबर काउंट कर रहे हैं, या कोई भी जो हमने एरिया सिलेक्ट करा है उसमें हम जिस भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं उसका हम टोटल नंबर काउंट कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके कितना नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम लैंड के ऊपर कर रहे हैं तो वी नीड टू डिवाइड दिस बाय एरिया। अगर वाटर में फिशेस वगैरह के लिए कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सिंपली इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करके हम पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर हमें किसी पॉन्ड में कोई फ़िश का काउंट करना है, तो जितने भी उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिवाइड कर दो अपॉन एरिया या वॉल्यूम ऑफ द एरिया यू आर स्टार्ट वॉल्यूम, तो उससे फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट मेथड, जैसे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल गिवन है, लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल ओनली, कि अगर हम दो प्लांट्स ऐसे ले रहे हैं जिनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। पार्थीनियम प्लांट हमने लिया और हमने लिया बैनियन ट्री। जैसे लेट्स से कि हमने कोई 5 किलोमीटर तक का एरिया सिलेक्ट कर लिया या 3 किलोमीटर तक का एरिया सिलेक्ट कर लिया, उसमें हमें पार्थीनियम और जो बैनियन ट्री है उसको कंपेयर करना है। तो पार्थेनियम ट्री तो बहुत स्मॉल इन साइज़ है, हो सकता है उतने एरिया में पार्थेनियम के 500,000 कुछ भी हो सकते हैं प्लांट्स, अगर हमने 5 किलोमीटर का एरिया सिलेक्ट किया है। लेकिन उतने एरिया में हो सकता है बैनियन ट्री 1 या 2 ही हो। तो अगर हम जो हमने पीछे फार्मूला स्टडी किया है वही वाला लगा के हम कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो हमें लगेगा कि बैनियन ट्री की तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। बट इन दिस केस अगर हम कुछ ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करें जिनके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमने जो पहले फार्मूला स्टडी किया है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब दोनों ऑर्गेनिजम्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनका साइज़ कंपेरेबल हो। यहाँ पे तो साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इन दैट केस व्हाट वी विल बी डूइंग इज़, अब हम वो वाला फार्मूला यूज़ ना करके ये वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम उनका परसेंट कवर, कि कितना एरिया वो प्लांट कवर कर रहा है, वो हम काउंट कर सकते हैं, या फिर उनका बायोमास काउंट कर सकते हैं, यानी फ्रेश वेट, ड्राई वेट, कुछ भी इस टाइप से हम ले सकते हैं। क्योंकि पार्थेनियम और बैनियन ट्री के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वी कैन नॉट यूज़ अ फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। या तो हम ये देखें कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। 5 किलोमीटर में अगर दो बैनियन ट्री हैं, हाउ मच एरिया दे आर कवरिंग, जितने भी पार्थेनियम प्लांट्स हैं वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। या फिर हम उनका फ्रेश वेट, ड्राई वेट ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद नाउ लेट्स हैव थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर अगर फ़िशेज़ वगैरह का हमें करना है, तो फ़िशेज़ में हम ये देख सकते हैं, पॉन्ड में अगर हमें फ़िशेज़ का काउंट करना है कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं काउंट कर सकते उस केस में, तो हम इनडायरेक्ट वे से एस्टिमेट करते हैं कि हाउ मेनी फ़िशेज़ वी आर कैचिंग पर ट्रैप। अगर हमने एक बार नेट डाला तो कितनी फ़िशेज़ आ रही हैं नेट में। अगर पॉन्ड के अंदर फ़िशेज़ बहुत हाई नंबर में प्रेजेंट होंगी तो जैसे ही हम नेट डालेंगे तो नंबर ऑफ़ फ़िशेज़ विच विल बी कॉट पर ट्रैप वो बहुत हाई होगा। अगर पॉन्ड में नंबर ऑफ़ फिशेस कम है तो आप जितना मर्जी ट्रैप डालो, नंबर ऑफ़ फिशेस जो कॉट होंगी वो लेस होंगी। तो कई बार हम इनडायरेक्ट वे से भी पॉपुलेशन डेंसिटी को एस्टिमेट करते हैं। देन दिस इज़ अ वेरी न्यू मेथड, ये हम यूज़ करते हैं, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए। एनसीईआरटी में सिर्फ इसका क्वेश्चन देके छोड़ा हुआ है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया है। तो इफ़ यू विल रीड दी एनसीईआरटी, उसमें मेंशन है, इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया
इन अ पेट्री डिश व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी, सबसे बेस्ट मेथड क्या है उनकी डेंसिटी को स्टडी करने का। तो वहाँ पे कोई आंसर वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिंपली हम इस केस में क्या करते हैं, वी हैव टू फॉलो अ मेथड जिसको हम बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। मतलब हम धीरे धीरे बैक्टीरियल सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, फिर हम उसका जो एस्टिमेट है वो काउंट करते हैं। जैसे लेट्स से कि मैंने 1 ग्राम सॉइल लिया, उसको मैंने 100 ml पानी में मिक्स कर दिया और ये मेरा बैक्टीरियल सोल्यूशन बन के तैयार हो गया। इतने 1 ग्राम सॉइल में तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, आपके लिए काउंट करना पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसका 1 ml लूँगी किसी दूसरे फ्रेश टेस्ट ट्यूब में और 9 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दूँगी। तो अगर मैंने 1 ml बैक्टीरियल सोल्यूशन ये जो स्टार्टिंग में बनाया था उससे लिया और 9 ml वाटर डाला, यानी मैंने इसको 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद अगर आप इसकी एक ड्रॉप लेके स्लाइड बना के देखोगे तो भी इतना नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया हाई है कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपको इसको और डाइल्यूट करना पड़ेगा। फिर अगेन आई विल बी डाइल्यूटिंग इस सोल्यूशन का, ये जो पूरा मैंने ऑलरेडी डाइल्यूट कर लिया है, इसका 1 ml लिया, फिर से 9 ml फ्रेश वाटर डाला, यानी मैंने इसको फिर से 10 टाइम्स डाइल्यूट किया। ऐसे लेट्स से कि मैंने फिर करा, फिर एटलीस्ट 5-6 टाइम रिपीट करना पड़ता है। सीरियल डाइल्यूशन का मतलब है मैनी टाइम्स वी आर डूइंग इट। तो लेट्स से कि 7 टाइम्स करने के बाद ये प्रोसीजर, जब मैंने मेरा जो भी सोल्यूशन बना है उसमें से ड्रॉप निकाल के मैंने स्लाइड के ऊपर लगा के हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया काउंट किया, तो नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया मेरा आया 6। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाएगा, तो आपके लिए काउंट करना ईजी है। 7 टाइम्स मैंने जब ऐसे डाइल्यूट किया, उसके बाद मैंने जब स्लाइड बना के देखा तो आई कैन सी कि मेरे स्लाइड में जितना मैंने ड्रॉप लिया है उसमें 6 बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन था उसमें 6 × 10 raised to the power, क्योंकि हम हर बार 10 टाइम डाइल्यूट कर रहे हैं और कितने 10 रेशियो में डाइल्यूट कर रहे हैं, और हमने कितने टाइम्स उसको डाइल्यूट किया है, 7। तो ये जो 7 है वो 10 की पावर में चला जाएगा, यानी जो हमारा इनिशियल था सोल्यूशन उसमें इतना नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो ये वाला जो मेथड होता है ये हम बैक्टीरिया वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। मतलब कि हम उसे बार बार डाइल्यूट करके देख रहे हैं। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट फ्यू मोर प्रॉब्लम्स कि हम कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेट्स सी, जैसे ये वाला है, टाइगर सेंसस अगर हमें करना है, किसी एरिया में टाइगर का नंबर काउंट करना है, उस केस में भी फिर जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं जहाँ पे भी टाइगर प्रेजेंट है, तो उनके जो पैरों के निशान होते हैं, पग मार्क्स हैं या उनकी फीकल पैलेट्स हैं, उनसे उनका आइडिया लग जाता है, क्योंकि किसी भी दो टाइगर के जो पग मार्क्स होते हैं वो सेम नहीं होते। तो जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे वो काउंट कर सकते हैं कि इस एरिया में कितने टाइगर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक कि इसमें हमें स्टडी करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें 4 फैक्टर्स मैंशनड है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है नेटैलिटी, दिस मीन्स बर्थ रेट, ये ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। बर्थ रेट मीन्स अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी बर्थ हैव टेकन प्लेस पर 1000 ऑर्गेनिजम्स पर ईयर। तो बर्थ रेट जब भी होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने साइन उसके लिए क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया है। फिर इसका ऑपोजिट होता है मोर्टैलिटी, ये उनकी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म हो गई। मोर्टैलिटी मीन्स इट रेफर्स टू दी डेथ रेट। तो जब भी डेथ होगा तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने उसके लिए साइन क्या यूज़ किया है, नेगेटिव। फिर उसके बाद दो और फैक्टर्स भी हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। एक होता है, आई से स्टार्ट होता है, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब कितने लोग बाहर से उस पर्टिकुलर कंट्री में एंटर हो रहे हैं। जैसे लेट्स से कि कुछ लोग इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जॉब करते थे, बट नाउ दे वांट टू कम बैक टू इंडिया, वो इंडिया वापस आ गए हैं। तो जब वो इंडिया में वापस आ गए, इसका मतलब इंडियन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, दे आर कमिंग बैक टू द कंट्री। तो ऐसे उसके लिए फिर हम सिंबल यूज़ करते हैं आई, एंड व्हाट इज़ द साइन वी आर यूजिंग, प्लस, क्योंकि इससे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया में से लेट्स से कि 1 लाख या 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई और वो इंडिया हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हम साइन यूज़ करेंगे ई माइग्रेशन मीन्स दे आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, और वो बिकॉज दे आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव में ये दो फैक्टर्स हैं, बी और आई,
बिकॉज इनसे पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये वाले जो दो फैक्टर्स हैं इनसे पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ होता है, इसीलिए इनका जो साइन है दैट इज़ दी नेगेटिव। उसके बाद इसमें देखो, अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें इनिशियली पॉपुलेशन गिवन है, एन टी है हमारी पॉपुलेशन, और हम 1 ईयर के बाद काउंट करना चाहते हैं। इसमें 1 ईयर दे रखा है, आप कितने भी ईयर्स के बाद का काउंट कर सकते हो अगर आपके पास डेटा है। तो ये एन टी प्लस 1 हो जाएगा। तो जो फैक्टर्स हमारे पॉजिटिव हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, जो भी हमारे फैक्टर्स पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं हम उनको एक साथ क्लब कर देंगे। तो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कौन कौन से कर रहे हैं, बर्थ रेट एंड इमाइग्रेशन। और जो भी फैक्टर्स पॉपुलेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं उनको माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देना है डी प्लस ई। तो इस तरीके से हम पूरा काउंट कर सकते हैं 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद कि कितना पॉपुलेशन में चेंज आया है बाय टेकिंग ऑल द पैरामीटर्स। अब इसको लर्न करने के लिए बहुत सिंपल सा हम एक स्टोरी के फॉर्म में समझ सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी भी होगी ये स्टोरी, कि जो तेनालीराम राजा थे, तेनालीराम के राजा थे कृष्णदेव राय। एक बार तेनालीराम को तंग करने के लिए जितने भी कोर्ट में बाकी लोग होते हैं उन्होंने उनको चैलेंज किया कि आप हमारे राज्य में जितने भी पैरट्स हैं, तोते हैं, उनका नंबर काउंट करके हमें बताओ। तो तेनालीराम ने बोला ठीक है, मैं आपको 1 हफ्ते के बाद जो है वो आंसर आके बता दूंगा। तो उन्होंने 1 हफ्ते के बाद जो भी राजा का दरबार था उसमें बोला कि हमारे राज्य में टोटल 5,000 तोते हैं, लेकिन तभी 5,000 हैं जब हम ये अश्योर करेंगे कि कोई नया तोता जो है उसका जन्म ना हुआ हो, किसी तोते की जो है वो डेथ ना हुई हो, दूसरे राज्य से कोई तोता हमारे राज्य के अंदर ना आया हो, और हमारे राज्य का कोई तोता बाहर ना गया हो। भाई ये चारों फैक्टर्स पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ये उस टाइम पे भी लोगों को पता था। आप कैसे काउंट करोगे अगर आपको पैरट्स का काउंट करना है कि कितने पेरेंट्स बाहर से आए हैं, नेक्स्ट में पॉसिबल है। कितनों का बर्थ हुआ है, कितनों की डेथ हुई है, या कितने राज्य छोड़ के चले गए हैं, तो ऑब्वियसली कितना भी आप रैंडम नंबर बता दो, कोई आपको चैलेंज ही नहीं कर सकता, एंड दैट आंसर विल बी कंसीडर टू बी फाइनल। तो उस टाइम पे भी लोगों को ये नॉलेज थी। आज तो खैर हम टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, वो तो बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहे थे, बट नॉलेज उनको भी थी कि ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव में है बी प्लस आई, नेगेटिव में है डी प्लस ई। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वन इज, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना बिकॉज इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अब जो चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन आ रहा है इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जो चैप्टर है 13, जब आपके इकोलॉजी में 4 चैप्टर्स होते थे तब भी इसमें से बहुत क्वेश्चन आते थे, और अब तो इकोलॉजी में 2 ही चैप्टर्स रह गए हैं तो इसकी वेटेज बहुत बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। अब ये वाला जो टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल्स में वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, वन इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब एक्सपोनेंशियल है एक, और दूसरा है लॉजिस्टिक। तो नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल विच इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल मीन्स जो ये बिलीव करता है कि ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज कर रही है। इस वाले मेथड को एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। इसी वाले ग्रोथ मॉडल को इसकी इक्वेशंस वगैरह अगर हम देखेंगे, तो जैसे लेट्स से कि कोई भी हमारे पास हैबिटेट है, पॉन्ड है, उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ओके, और वहाँ पे फूड बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब प्लेंटी ऑफ फूड इज़ प्रेजेंट। बैक्टीरिया हमें पता है बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है, तो अगर पॉन्ड में स्टार्टिंग में सिंगल बैक्टीरिया है, वी आर टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, फूड अगर प्लेंटी में प्रेजेंट है तो बाइनरी फिशन से हर 20 मिनट्स के बाद बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 1 से 2 फॉर्म होंगे, देन 4, देन 8, देन 16 एंड सो ऑन। तो अगर इस तरीके से वो पावर्स के फॉर्म में जल्दी जल्दी अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। और अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने कौन सा पैरामीटर लिया है, टाइम, वाई एक्सिस पे हमने कौन सा पैरामीटर लिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसका अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ हमारा इस टाइप से आ रहा है। ग्राफ की शेप कैसी है, जे शेप। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द जे शेप कर्व ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपको पता होना चाहिए कौन से वाले मॉडल का जे शेप कर्व है। एक्सपोनेंशियल का अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो उसकी शेप जे शेप है, यानी जे शेप रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और आप देखो, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो, ये कहीं पे भी फ्लैट नहीं हो रहा, हमेशा इंक्रीज ही होता जा रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज ही करती जाएगी।
तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल विल बी नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो ग्राफ तो बहुत ही टिप्स पे लर्न करना है, नो डाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी दोनों मॉडल्स की इक्वेशंस को भी आपको लर्न करना है। पहले हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं कि अगर हम जो पॉपुलेशन है, एन मीन्स पॉपुलेशन, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे बी माइनस डी हो जाएगा into original population। B means birth rate, D means death rate। तो B माइनस डी को हम लिख देते हैं R के इक्विवेलेंट लिख देते हैं, और N तो हमारा रहेगा ही। तो यानी अगर हम चेंज इन पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू आर एन। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। मान लो जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज़्यादा है। बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी आपकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम कोई ऐसी पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं जिसमें डेथ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट कम है, यानी ये जो आर की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी उस केस में। यानी फिर वहाँ पे जो भी हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं वो डिक्रीज़ कर रही है। तो आर हमें ये बताता है कि किस रेट पे पॉपुलेशन जो है वो आपकी इंक्रीज़ कर रही है या किस रेट पे चेंज हो रही है। तो अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, बर्थ डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। नाउ लेट्स स्टडी द इक्वेशन। ये तो जनरल था, ये आपका दोनों उसमें हम देखेंगे। ये फिर हमारा इसमें भी एप्लीकेबल है एक्सपोनेंशियल वाले में, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल की एक और भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे हम एन टी ले रहे हैं कि मतलब हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन थी और अब हम एक सर्टेन टाइम के बाद काउंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी दिस वन। तो आर तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। आर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस रेट पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, इंट्रिंसिक रेट क्या है उसके इंक्रीज होने का, ठीक है। एन टी हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन, एन नॉट हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, एन टी जितना भी हमने टाइम कंसीडर किया उसके बाद की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ई, जो ई आपको पता ही है लॉग का बेस है, तो उसके ऊपर हमारे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक तो आर ही है जो कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वाला है, और टाइम है। तो एक्सपोनेंशियल वाला तो ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होती जाएगी, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रही, लगातार इंक्रीज ही हो रही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी हैबिटेट होगा उसमें फूड अनलिमिटेड तो नहीं हो सकता। एक लिमिट के बाद जब ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन भी होगा। भाई ऑब्वियसली फूड अनलिमिटेड नहीं हो सकता, एक लिमिट के बाद फूड भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो जब फूड हमारा फिनिश हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन ऐसे हमेशा इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये वाला जो ग्रोथ मॉडल है इसको हम थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मानते हैं, ये उतना एक्यूरेट नहीं है। नेचर में हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ रेयर केसेस में हो सकता है ऐसा हो कि कोई एकदम न्यू हैबिटेट बनाए और उसमें फूड बहुत ज़्यादा था, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि वो ये वाला ग्रोथ मॉडल शो करेंगे, बट हर केस में नेचर में ये वाला ग्रोथ मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। अब इसी को समझाने के लिए इन्होंने एक और स्टोरी भी दी हुई है। उसमें उन्होंने आपको एक फोक स्टोरी बताई है, एक एनेक्डोट जिसको हम बोलते हैं फोक स्टोरी, वो हमें एक्सप्लेन किया है, लघु कथा जिसको हम बोलते हैं, उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक किंग और एक मिनिस्टर जो हैं वो चेस खेल रहे हैं। और किंग बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी हो जाए मैं ही चेस के गेम में जीतूंगा, वो मिनिस्टर को कहते हैं आप जो मर्ज़ी मांग लेना, मैं आपको सब देने के लिए तैयार हूँ। बेट लग गई है दोनों में। तो मिनिस्टर कहते हैं ठीक है, हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो चेस के फर्स्ट, आपको पता है टोटल 64 स्क्वायर्स होते हैं, फर्स्ट वाले स्क्वायर पे आप 1 फूड ग्रेन रखो, ठीक है, वीट या जो भी रखना है, उसके बाद नेक्स्ट में 2 रखो, फिर नेक्स्ट वाले स्क्वायर में 4 रखो, ऐसे करते करते जितने भी वीट ग्रेन्स बनेंगे उतने आप मुझे दे देना, ठीक है। अब इस गेम में जो है राजा वो हार जाते हैं तो मिनिस्टर जीत जाते हैं। फिर जब कैलकुलेशन होती है तो आप खुद सोचो कि आप ऐसे एक्सपोनेंशियली अगर इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो सिर्फ 17th स्क्वायर पर ही अगर आप पहुँचोगे तो 1,30,000 कुछ बन जाता है। इतने फूड ग्रेन्स आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है, वीट के ग्रेन्स या जो भी आपने रखना है। 18 स्क्वायर पे आप पहुंच रहे हो, इसका डबल कर दो, तो उस केस में डबल आप कर रहे हो तो 2.6 लाख कुछ बन जाएगा। अभी तो 64 बॉक्सेस तक जाना है, ये तो अभी हम 17th या 18th की बात कर रहे हैं। तो अगर आप हर बॉक्स में इतने इतने फूड ग्रेन्स रखते जाओगे तो फिर ऑब्वियसली राजा को रियलाइज़ हुआ कि मेरे पूरे राज्य में जितना भी ग्रेन्स है वो सफिशेंट नहीं है, इस
बेट को पूरा करने के लिए। तो आप सोचो ऑर्गेनिज्म के लिए भी कैसे पॉसिबल है, अगर वो हमेशा एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज होता जाएगा तो किसी ना किसी पॉइंट पर आके तो नेचर की लिमिट आ जाएगी कि उससे ज़्यादा फूड उसके पास नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये वाला जो ग्रोथ मॉडल है ये अनरियलिस्टिक है, बहुत कम केसेस में एप्लीकेबल होता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ज़्यादा जो एक्यूरेट मॉडल है दैट इज़ द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ओके, अब ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है इसमें यहाँ पे देखो वही टाइम और वाई वाला, टाइम और एन वाला ग्राफ है यहाँ पे, लेकिन एक डॉटेड स्ट्रेट लाइन बनाई है जिसको उन्होंने लिखा है के। ये के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि जिस भी हैबिटेट को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कितनी मैक्सिमम, वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकता है। जैसे लेट्स से कि हमारा छोटा सा पॉन्ड है और इसमें फूड इतना है, स्पेस इतना है कि ये 1000 फिशेस को ही सपोर्ट कर सकता है। तो यानी इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई इस पर्टिकुलर पॉन्ड की, फॉर फिशेस 1000 है। 1000 से ज़्यादा फिशेस का नंबर बढ़ेगा, लेट्स से 1300 हो गया, 1400 हो गया, अब उसके पास फिर फूड नहीं है इतने ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो फिर अब आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जो बेस्ट है जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो के है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इट इज़ शोइंग कैरिंग कैपेसिटी कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो हैबिटेट सपोर्ट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का नंबर चला गया तो कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा, फूड भी नहीं है, कि फिर पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगी या डिक्लाइन हो जाएगी। तो नाउ लेट्स सी द ग्राफ। अगर हम इस वाले मॉडल का ग्राफ देख रहे हैं तो ये जो ब्लू कलर से शो किया है ये लॉजिस्टिक की ग्राफ है, और इसकी शेप कैसी है, एस या सिग्मॉइड। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्सप्लेन द सिग्मॉइड कर्व ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए पहला वाला जो था एक्सपोनेंशियल उसकी शेप थी जे शेप, इस वाले की शेप एस या सिग्मॉइड है, तो शेप के बेसिस पे यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो आप ये देखो कि पॉपुलेशन स्टार्टिंग में तो इंक्रीज कर रही है, कोई भी हैबिटेट होगा स्टार्टिंग में फूड सबके लिए सफिशेंट है, वही हम पॉन्ड वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 1000 फिशेस के लिए फूड अवेलेबल है। स्टार्टिंग में इस पॉन्ड में 1 या 2 स्मॉल लेट्स से 10 फिशेस थी, उसके बाद नंबर इंक्रीज होगा शुरू में, तो क्योंकि जब तक कैरिंग कैपेसिटी नहीं आएगी, फूड प्लेंटी में है, कोई इतना कंपटीशन नहीं है, तो दे कैन इंक्रीज एट अ वेरी फास्ट रेट। लेकिन जैसे कैरिंग कैपेसिटी को अप्रोच करेंगे अब फूड की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जो बेस्ट है सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। फिर देखो जो ग्राफ है वो फ्लैटन हो गया, स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसके बियॉन्ड पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं कर सकती है। और अगर हम इसकी इक्वेशन देखेंगे तो हमने जो पीछे ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी dn/dt इक्वल्स टू rn, वही इक्वेशन है, बस इसमें इन्होंने के का कंसेप्ट ऐड कर दिया क्योंकि के मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, तो के माइनस एन डिवाइडेड बाय के, तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें आपको इक्वेशन लर्न करनी है, ग्राफ लर्न करना है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है एक बार आपने पढ़ लिया वो तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। मेन इसमें जो आपको लर्न करना है वो है ग्राफ और उसकी दोनों इक्वेशंस। उसके बाद फिर इसमें जो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ दैट कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, दो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाया था या इसको रीडिस्कवर किया उनके नेम के अकॉर्डिंग भी जाना जाता है, और ये बोर्ड में टर्म यूज़ कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत यूज़ करेंगे। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं वर्लहोस्ट एंड पर्ल, उनके नाम पे भी इसको बोला जाता है। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन वर्लहोस्ट एंड पर्ल मॉडल, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल का नेम है, दिस इज़ द नेम ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो आपको उसी का ग्राफ बनाना है, उसी की इक्वेशन जो है एक्सप्लेन करनी है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पीछे ही जाना पड़ेगा, टेबल एक बना लेते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है कि हमें दो पॉपुलेशंस गिवन है और हम देख रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं, क्या उनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट है। अगर वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं तो हम साइन यूज़ करेंगे पॉजिटिव, अगर वो एक दूसरे को हार्म कर रही हैं तो हम साइन यूज़ करेंगे नेगेटिव। अगर एक दूसरे को उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो हार्म कर रही है ना यूज़ कर रही हैं, अगर अनअफेक्टेड चल रहे हैं तो हम साइन यूज़ करते हैं ज़ीरो। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस हैं, जैसे आपने क्लास 11th में सिम्बायोसिस पढ़ा है, ठीक है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो स्पीशीज़ हैं, लाइकन्स का एग्जांपल अगर हम ले लें कि एल्गे और फंजाई है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं, दिस विल बी सिम्बायोसिस। ओके,
देन वी हैड स्टडीड अबाउट प्रिडेशन. प्रिडेशन मतलब जैसे लॉयन है, इट इज़ ईटिंग डियर. तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लेंगे दैट द लॉयन इज ईटिंग डियर, तो यहाँ पे लॉयन को तो बेनिफिट हो रहा है, इट इज़ गेटिंग द फूड, बट डियर को तो हार्म हो रहा है, इट इज़ गेटिंग किल्ड इन द प्रोसेस. तो अगर हम उसके साइन देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारी इंट्रैक्शंस गिवन है, उनके साइंस आपको पता होना चाहिए कौन से इंट्रैक्शन का कौन सा साइन है, क्योंकि जहाँ पे भी वन मार्कर या इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट साइन यूज़ करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके. देन इसमें कंपटीशन भी काउंट होता है. लेट्स से कि दो हमारे हर्बीवोरस एनिमल हैं, डियर है, रैबिट है, दोनों हर्बीवोरस हैं, दोनों ग्रास ईटिंग है, दोनों में compete हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है फॉर फूड. तो जब भी कंपटीशन होता है दोनों ही स्पीशीज़ का हार्म होगा, उस केस में दोनों के जो साइन हैं वो जाते हैं नेगेटिव. अभी हम ये सारी इंट्रैक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग देयर साइंस. फिर होता है पैरासिटिज्म. जैसे कि लेट्स से कस्क्यूटा प्लांट है और वो किसी लार्ज प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है. कस्क्यूटा सबने देखा होगा, द्वारका साइड में आपको दिख जाता है, बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर येलो थ्रेड्स लटके रहते हैं. तो ये पैरासाइट प्लांट है. तो जिस लार्ज प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रहा है, कस्क्यूटा को तो बेनिफिट हो रहा है बिकॉज इट इज़ गेटिंग फूड एंड शेल्टर, बट जिस लार्ज प्लांट के ऊपर ये ग्रो करता है धीरे धीरे वो प्लांट पूरा सूख जाएगा अगर बहुत ज़्यादा कस्क्यूटा ग्रो करेगा. तो प्लांट के लिए हार्मफुल है. तो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसको तो बेनिफिट हो रहा है, बट जो होस्ट है जिसके ऊपर पैरासाइट ग्रो कर रहा है उसको वो हार्म कर रहा है. तो साइंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देन आई थिंक इसमें एक और भी है, कमेंसलिज्म भी है. ओके. कमेंसलिज्म में क्या साइन होता है, जैसे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, मैंगो, ऑर्किड, ये सब हैं एग्जांपल्स इसमें. तो एक पार्टनर को तो बेनिफिट हो रहा है तो हम साइन यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव. एक पार्टनर को कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, ना तो हार्म हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे ज़ीरो. ठीक है. तो ये सारे इंटरेक्शन तो हमें पढ़ने हैं डिटेल में, बट आपकी एनसीईआरटी में टेबल जब आप देखोगे विच इज़ गिवन ऑन पेज 232, वहाँ पे एक इंटरेक्शन ऐसी मैंशनड है जिसका सिर्फ नाम और साइन है बट कहीं पे डिटेल में नहीं गिवन है, तो हम उसको थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं. एक मेंशन है इंटरेक्शन अमेंसलिज्म, जिसमें साइन उन्होंने यूज़ किया है नेगेटिव और ज़ीरो. नेगेटिव और ज़ीरो का मतलब है कि एक को तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा बट दूसरे वाले को हार्म हो रहा है. तो जैसे लेट्स से कि वी आर टेकिंग द एग्जांपल कि पेनिसिलियम बैक्टीरिया है, सॉरी पेनिसिलियम फंजाई है, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. ठीक है. ये जो फंजाई होता है ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाता है, ये हमने बायोटिक चैप्टर में भी पढ़ा है. अब ये जो एंटीबायोटिक इसने बनाई है, पेनिसिलिन मॉलिक्यूल बनाया है, ये कुछ बैक्टीरिया को किल कर देता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, वही हम बायोटेक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो स्टेफाइलोकोकस या बाकी ग्रुप बहुत सारे बैक्टीरिया को ये किल कर रहा है. तो ये जो मॉलिक्यूल फंजाई ने बनाया, फंजाई का कोई इंटेंशन नहीं था बैक्टीरिया को किल करना, तो इससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये तो उसके रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट है कि उसकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें ये मॉलिक्यूल बनता है. तो जो भी फंजाई है उसके लिए इसका कोई ना तो यूज़फुल आस्पेक्ट है ना हार्मफुल है, तो वो उसके लिए ज़ीरो हो जाएगा. बट बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल इसने बनाया इससे बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, बैक्टीरिया इज़ गेटिंग किल्ड, तो बैक्टीरिया के लिए साइन हो जाएगा नेगेटिव. तो ये हमारा इंटरेक्शन जो है इसका कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट आपको ये वाला एग्जाम्पल माइंड में रखना है कि जो भी एंटीबायोटिक बना रहा है मॉलिक्यूल उसका तो ज़ीरो हो जाएगा, और जो भी बैक्टीरिया या फंजाई या जिस भी उसको वो किल कर रहा है उसके लिए साइन हो जाएगा नेगेटिव. तो अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, इसको वहीं पे टेबल में ही अपनी बुक्स में आप मेंशन कर लेना. फिर आज हम एक इंटरेक्शन कर लेते हैं. शुरू की वाली जो इंट्रैक्शंस हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट देम. सो नाउ लेट्स टेक अ वेरी सिंपल इंट्रैक्शन ऑफ कमेंसलिज्म. आज हम ये वाले इंट्रैक्शन कर लेते हैं. कमेंसलिज्म में साइन होता है पॉजिटिव और ज़ीरो. अब कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन में सबसे पहला हम एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल एंड कैटल इग्रेट्स. ठीक है. आपने कई बार अगर विलेजेस वगैरह में जाते हो या कोई रूरल एरिया में जाओगे तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी फील्ड्स वगैरह होती हैं वहाँ पे आपको जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं, काऊ हैं, बफेलो हैं, उनके साथ एक वाइट कलर की बर्ड घूमती हुई नज़र आती है. तो यहाँ पे कैटल, काऊ, बफेलो कुछ भी हो सकता है, और ये जो बर्ड है इसका नाम है कैटल इग्रेट.
यहाँ पे कैसे बेनिफिट हो रहा है, कैसे एसोसिएशन हो रही है कि जहाँ जहाँ पे भी आपके काऊ बफेलो मूव करेंगे ग्रास के अंदर, उनके चलने से बहुत ज़्यादा साउंड या फोर्स जनरेट होगा। तो इस ग्रास में जितने भी इंसेक्ट्स छुपे हुए हैं वो सारे डर के मारे बाहर निकल के दे विल स्टार्ट फ्लाइंग। एंड बिकॉज ये बर्ड्स इंसेक्ट्स के बफेलो या जो भी आपके कैटल है उनके साथ ही चल रही है, तो जैसे ही वो इंसेक्ट्स ग्रास से बाहर निकलेंगे तो बर्ड उनको इट विल ईट देम। तो बर्ड को तो बेनिफिट हो रहा है कि उसको फूड मिल रहा है, उसको ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि ग्रास में जाके, जहाँ जहाँ भी काऊ बफेलो जाती हैं उनके पैरों से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से इंसेक्ट्स बाहर निकलेंगे। एंड जैसे इंसेक्ट्स ग्रास से बाहर निकलते हैं देन दिस बर्ड विल ईट अवे ऑल द इंसेक्ट। तो बर्ड को तो बेनिफिट हो रहा है तो उसके लिए साइन हो गया पॉजिटिव, बट कैटल को ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना ही कोई हार्म हो रहा है, तो उसके लिए साइन हो जाएगा ज़ीरो। देन इसमें ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंगो ऑन ऑर्किड। तो ऐसे प्लांट जो दूसरों के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्किड है वो किसी दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एपीफाइट। एपी वर्ड का मतलब होता है अबव, ठीक है, और फाइट वर्ड का मतलब होता है प्लांट। तो ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है उसको बोलते हैं एपीफाइट। तो मैं जो ये ऑर्किड है वो एपीफाइट है कि मतलब वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो, ये जो बड़ी बड़ी लीव्स हैं ये सारी मैंगो है, मतलब ये जो पीछे स्टेम नज़र आ रहा है, लीफ नज़र आ रहा है, ये मैंगो प्लांट है। लेकिन ये जो हैंग कर रहा है, ये रूट्स वगैरह और ये सब आपको दिख रही है, ये ऑर्किड प्लांट है। यानी ये जो ऑर्किड प्लांट है ये मैंगो के ऊपर ग्रो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एयर और भी प्लांट्स होते हैं दूसरों के ऊपर ग्रो करते हैं, बट हमें एज पर एनसीईआरटी इसी एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करना है। तो मैंगो प्लांट आपको दिख रहा है, उसके ऊपर ये ऑर्किड ग्रो कर रहा है, ये एपीफाइट है। एपीफाइट का मतलब है कि प्लांट सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि इसकी रूट्स बहुत पुअर होती हैं। तो ये ग्रो करेगा किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंगो के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर गया। बट क्योंकि इसकी अपनी लीव्स भी ग्रीन होती हैं तो ये अपना फूड खुद बना सकता है, ये पैरासाइट नहीं है, ये इसको सिर्फ जगह चाहिए, इसको सिर्फ स्पेस चाहिए, एंड फॉर दैट ओनली इट इज़ ग्रोइंग ऑन द मैंगो प्लांट। तो मैंगो को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि वो फिर इतना बड़ा प्लांट है, अगर छोटी सी जगह किसी ने ले ली ग्रो करने के लिए उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं हो रहा, तो उसके लिए साइन हो जाएगा ज़ीरो। बट ऑर्किड को बहुत बेनिफिट हो रहा है बिकॉज वो सॉइल में नहीं ग्रो कर सकता, उसकी रूट्स वीक हैं, इट इज़ गेटिंग अ सूटेबल प्लेस फॉर ग्रोइंग, तो उसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ज़ीरो साइन है, इसका मतलब हमारी इंट्रैक्शन कौन सी हो गई, कमेंसलिज्म। देन वी हैव दिस एग्जाम्पल ऑफ बार्नेकल एंड वेल। बार्नेकल एक आर्थ्रोपोड है, ठीक है, क्रस्टेशियन होता है, आर्थ्रोपोड होता है, एंड वेल्स के ऊपर ये अटैच हो जाता है। यहाँ पे यू कैन सी इन द डायग्राम कि वेल के बॉडी के अपर सरफेस पे ये बार्नेकल्स अटैच्ड हैं। तो ये जो बार्नेकल्स हैं जहाँ जहाँ पे भी वेल जाएगी इनकी मूवमेंट में ये इसको हेल्प करता है, क्योंकि बार्नेकल्स का उतना ज़्यादा मूवमेंट मैकेनिज्म वेल डेवलप नहीं है। तो वेल्स के थ्रू ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, और जब वेल वाटर में मूव कर रही है तो इनको फूड कैप्चर में भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे वेल को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके लिए साइन हो जाएगा ज़ीरो। बट बार्नेकल्स को बेनिफिट हो रहा है तो उनके लिए साइन हो जाएगा पॉजिटिव। देन दिस इज़ अ वेरी क्यूट एग्जाम्पल जिसमें कि हमें सी एनिमोन और क्लाउन फिश का एग्जाम्पल स्टडी करना है। तो सी एनिमोन इफ़ यू रिमेंबर आपने क्लास 11 में पढ़ा था, फाइलम सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। जितने भी सीलेंट्रेट्स के मेंबर होते हैं उनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स हैं, ठीक है। तो स्टिंगिंग सेल्स मतलब उनके अंदर पॉइजन प्रेजेंट है। तो जितने भी ये सी एनिमोन्स हैं ये इसके टेंटिकल्स हैं जिसमें स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, और उन टेंटिकल्स के बीच में छुप के ये छोटी सी जो फिश है क्लाउन फिश, क्लाउन वर्ड का मीनिंग होता है जोकर। अब इसको जोकर फिश क्यों कहा जाता है डोंट नो, मे बी शायद मल्टी कलर्ड है, ऑरेंज और वाइट कलर के स्ट्राइप्स हैं जोकर की ड्रेस से मैच करके, क्लाउन मीन्स जोकर। तो ये जो क्लाउन फिश है इट इज़ लिविंग अमंग द टेंटिकल्स ऑफ द सी एनिमोन, एंड बिकॉज इन टेंटिकल्स में स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट हैं तो कोई भी लार्ज फिश इनको कभी अटैक नहीं करेगी। तो जो सी एनिमोन है उसको तो उसके लिए तो ज़ीरो साइन हो गया, उसको फिश के रहने से कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, हार्म भी नहीं हो रहा। बट ये जो छोटी सी फिश है क्लाउन फिश उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज नो लार्ज फिश विल बी एबल टू किल इट। तो यहाँ पे भी साइंस क्या हो गए, ज़ीरो पॉजिटिव हो गए, तो इंट्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, कमेंसलिज्म। तो इतना प्लीज़ आप रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, एंड वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर ऑन मंडे। मंडे को ये चैप्टर भी वाइंड अप कर देंगे, और जितना भी चैप्टर 6 हो गया है उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ वो भी आप अपने रेडी करके रखना, वी विल टेक अप दोज डाउट्स ऑल्सो।